बच्चों, अभी हमने फसलों के प्रकार के विषय में पढ़ा था और अब हम अपने देश की मुख्य उपज के बारे में जानेंगे। मुख्य उपजें क्या है हमारी? चावल, गेहूं, दाल, गन्ना, चाय, कॉफी, कपास, जूट आदि। यहाँ पर चावल के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र के बारे में बताते हैं। चावल जो है हमारे देश में विश्व का 22% उत्पादन करता है भारत, और चीन के बाद इसका दूसरा स्थान है चावल उत्पादन करने में। तो आओ हम ये देखें किस किस प्रदेश में कौन कौन से क्षेत्र में चावल होता है। चावल उत्पादक क्षेत्र का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? पश्चिमी बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, उड़ीसा, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, केरल, त्रिपुरा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब। ये चावल उत्पादक क्षेत्र। इसी तरह से हम गेहूं, दाल और गन्ना, चाय, कपास, जूट, इसके बारे में हम मैप के माध्यम से जानेंगे। बच्चों, ये है हमारे भारत का मानचित्र। इसमें हम चावल उत्पादन करने वाले राज्यों के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहला राज्य है पश्चिमी बंगाल। यहाँ पे चावल बहुत अधिक खाया भी जाता है और उगाया भी जाता है। उसके बाद दूसरा स्थान है उत्तर प्रदेश। फिर है तीसरा पंजाब। ये है पंजाब यहाँ पर है। इसके बाद आता है उड़ीसा। यहाँ पर भी बहुत चावल उगाया जाता है। इसके बाद है बिहार। बिहार में तो बहुत ही ज़्यादा चावल खाया जाता है और वो लोग चावल के लिए बहुत फेमस भी हैं। इसके बाद है छत्तीसगढ़। यहाँ पर भी बहुत सारा चावल उगाया जाता है। फिर है आंध्र प्रदेश। ये है आंध्र प्रदेश। इसके बाद आता है तेलंगाना। फिर आता है असम और उसके बाद है तमिलनाडु। ये राज्य हैं हमारे प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं चावल के। यहाँ सबसे अधिक उत्पादन होता है चावल का। और चावल जो है, इसको चावल को उगाने के लिए बहुत अधिक तापमान और पानी की आवश्यकता होती है और चिकनी मिट्टी भी चाहिए होती है। अच्छा उत्पादन करने के लिए, चावल की अधिक से अधिक पैदावार करने के लिए उसके लिए अधिक गर्मी, अधिक पानी और चिकनी मिट्टी चाहिए होती है, तब इसका उत्पादन अच्छा होता है। और चावल, पता है, चावल भारत में 7,500 वर्षों से भी अधिक समय पहले से उगाया जा रहा है। बच्चों, ये भारत का नक्शा है और इसमें अब हम गेहूं उत्पादन क्षेत्रों के बारे में जानेंगे। पहला उत्पादन क्षेत्र है उत्तर प्रदेश, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है पंजाब, चौथा है हरियाणा, पांचवा है राजस्थान, छठा है बिहार, सातवां राज्य है गुजरात, आठवां है वेस्ट बंगाल और नवा राज्य है उत्तराखंड। फिर है महाराष्ट्र। अब इनको उगाने के लिए जो दशाएं चाहिए होती हैं वो है सामान्य वर्षा, क्योंकि सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है, और उपजाऊ मिट्टी, दोमट मिट्टी चाहिए होती है, और पकते समय गर्मी की आवश्यकता होती है, तब ये चावल गेहूं का अच्छा उत्पादन होता है। विश्व में गेहूं उत्पादक देशों में भारत का चीन के बाद दूसरा स्थान है। अब हम गन्ना उत्पादक क्षेत्र के बारे में जानेंगे।
पहला है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, बिहार, झारखंड, गुजरात। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा उत्पादन गन्ने का होता है, इसलिए इसको चीनी का कटोरा भी कहा जाता है। इसको उगाने के लिए उत्तम मिट्टी, उपजाऊ जमीन और गर्म और नमी चाहिए होती है, तभी इसकी खेती अच्छी होती है। हाँ तो बच्चों, अब हम चाय उत्पादक क्षेत्र के बारे में जानेंगे। असम, पश्चिमी बंगाल, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, ये पहाड़ी ढालों पर चाय की खेती होती है। इसको उगाने के लिए विभिन्न दशाएं होती हैं। अधिक वर्षा और गर्मी, पहाड़ी ढाल जिस पर पानी न रुके, अन्यथा जड़ें गल जाएंगी। बच्चों, चाय की शुरुआत कैसे हुई ये पता है आपको? चाय की एक छोटी सी कहानी है। विश्व में चीन के लोगों ने सबसे पहले चाय पीनी शुरू की थी। शुरू में यह आदत केवल कुछ लोगों तक ही सीमित थी। प्रारंभ में इसे औषधि पेय भी समझा जाता था। उपनिवेशवादी अंग्रेजों ने वर्ष 1829 ईस्वी में उत्तर पूर्व भारत के वनों में असोम चाय की खोज कर ली थी। चाय की बड़े पैमाने पर खेती को चाय बागान या चाय बागाती कृषि कहते हैं। कपास और जूट के कपास उत्पादक क्षेत्र निम्नलिखित हैं। पहला है महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, कर्नाटक। और जूट उत्पादक क्षेत्र है असम, पश्चिमी बंगाल, मेघालय, बिहार, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा। ये सब उत्पादक क्षेत्र हैं। बच्चों, राष्ट्रीय कृषि नीति के अंतर्गत चकबंदी भी आती है। अब चकबंदी क्या है? किसानों के दूर दूर बिखरे हुए छोटे छोटे खेतों के टुकड़ों को एकत्र कर एक चक में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को हम प्रक्रिया चकबंदी कहलाती है। ठीक है। जो किसान होते हैं उनके दूर दूर खेत होते हैं, कि जैसे कि हम ये बना के आपको बता रहे हैं डायग्राम। ये जो दिख रहे हैं आपको छोटे छोटे से कॉलम, ये खेत है हमारे सब। तो एक खेत ये है, पहला नंबर जो है ये रामू का खेत है। दूसरा खेत जो है वो दूर पे है, श्यामू का है, श्यामू का है। उसके बाद तीसरा खेत ननकू का है, चौथा खेत सुखिया का है। फिर इसके बाद आसपास से दूर दूर खेत बिखरे हुए हैं। एक टुकड़ा यहाँ पे है, एक टुकड़ा यहाँ है रामू का, एक यहाँ है। तो अब इसको हर चीज में दिक्कत होगी, ये बताओ। सिंचाई करने जाएगा तो एक इधर करे, जाके उधर करे, किधर किधर करेगा सिंचाई जाके, है? तो सरकार ने इन्हीं चीजों को अलग अलग जो है इनके खेत एक जगह बना दिए हैं। देखिए इस चित्र में, देखिए ये रामू का खेत था नंबर 1, दूर दूर था, एक यहाँ एक यहाँ, इसको एक साथ कर दिया है। तो इसको अब कोई दिक्कत नहीं होगी, ये रामू का हो गया। उसके बाद दूसरा नंबर था श्याम का, ये खेत श्याम का हो गया है, ये हो गया श्याम का। इसके बाद तीसरा किसका था? तीसरा खेत था सुखिया का, ये भी बहुत दूर दूर थे इसके टुकड़े हैं। तो सरकार ने इसको क्या करा, चकबंदी के माध्यम से एक जगह इकट्ठा कर दिया, तो इसको भी सुविधा हो गई। उसके बाद चौथा था सुखिया का खेत, इसका तो खेत बहुत ही दूर दूर था, सबके बीच में था और इसी वजह से बहुत दिक्कत होती, लड़ाई झगड़े भी। तीसरा खेत जो था ननकू का, जिसकी जोत कितनी दूर दूर है? इसको कितनी दिक्कत होती होगी हर काम के लिए, खेत जोतने जाए, सिंचाई करने जाए। तो देखिए इसका खेत जो इकट्ठा हुआ तो ये यहाँ पर आ गया पूरा एक चौकोर खेत है। ये क्या, चकबंदी के माध्यम से ही एक जगह इकट्ठा हुआ। इसी तरह से सुखिया का खेत भी है, उसको भी एक जगह पूरी जगह मिल गई है। तो ये
सरकार ने बहुत अच्छी नीति अपनाई, राष्ट्रीय कृषि शिक्षा नीति के अंतर्गत चकबंदी कहते हैं इसको, जिसमें यह है कि किसानों के जो दूर दूर बिखरे हुए खेत हैं उनको एक जगह इकट्ठा करके दे दिया जाता है उनको, तो उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आती है। बच्चों, अभी हमने खेती के बारे में पढ़ा था, तो खेती में सिंचाई कैसे की जाती है, सिंचाई के मुख्य साधन क्या हैं। अब आप कहेंगे सिंचाई क्या है। सिंचाई जिस प्रकार से हम लोग घर में गमलों में पौधे लगाते हैं या आसपास कहीं क्यारी बना लेते हैं अपने लॉन में, और उसमें हम जो डेली पानी देते हैं उसी को हम सिंचाई कहते हैं। बिना सिंचाई के कोई पौधा नहीं उगता है और सिंचाई के बिना अच्छी फसल भी नहीं मिलती है, तो इसलिए सिंचाई बहुत आवश्यक है। तो सिंचाई के साधन कौन कौन से हैं, किसके द्वारा सिंचाई होती है, वो ये हैं: कुआं तथा नलकूप द्वारा सिंचाई, तालाब द्वारा सिंचाई और अन्न और नहर द्वारा। सबसे ज्यादा सिंचाई किसके द्वारा होती है? कुएं और नलकूप के द्वारा। ये सबसे आसान साधन पड़ता है कि इसमें खूब सारा पानी निकलता है। इसको हम ट्यूबवेल भी कह सकते हैं। आजकल गांव में ज्यादातर ट्यूबवेल लगे होते हैं और इसी के माध्यम से पूरे खेतों में पानी भरा जाता है, और जब सिंचाई अच्छी होती है तो फसल भी अच्छी होती है। कहीं कहीं तालाब के द्वारा होती है सिंचाई, कहीं नहरें हैं तो वहाँ नहरों के द्वारा होती है, और कहीं तो बारिश का जल मिल जाता है या फिर कुछ और माध्यम है, नाली बना के एक खेत से दूसरे खेत में ले लेते हैं पानी, इस तरह से कर लेते हैं। तो सबसे अधिक सिंचाई हमारे यहाँ किससे होती है? नलकूप से। अब नलकूप से पानी बहुत ज्यादा लगता है, तो वैज्ञानिकों ने खोज की कि पानी की खपत ज्यादा हो रही है, इसका संरक्षण करना चाहिए। तो इस खपत को कम करने के लिए उन्होंने नई तकनीक निकाली है। ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिकों ने टपक विधि का आविष्कार किया, जिसके माध्यम से कम पानी लगता है। यह विधि का उपयोग बागायती फसलों में किया जाता है, जैसे फल, फूल, शाक भाजी इत्यादि में इसकी सिंचाई टपक विधि द्वारा की जाती है। दूसरी विधि है छिड़काव, स्प्रिंकलर। इसके द्वारा सिंचाई जो होती है वो गेहूं, मटर, चना आदि ऐसी खाद्यान्न फसलों में इसकी सिंचाई की जाती है। भारत में वर्ष 1966-67 में हरित क्रांति आई, जिसके जनक डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन हैं। इन्होंने बताया कि फसल को अधिक से अधिक मात्रा में उगाने के लिए और अच्छी फसल उगाने के लिए हमें नई तकनीकों का प्रयोग करना चाहिए। इसी प्रक्रिया का नाम हरित क्रांति है। आधुनिक यंत्र से तात्पर्य है, जैसे अब पहले बैलों से, हल से हुआ करती थी जुताई, अब जो है ट्रैक्टर है और दूसरे माध्यम है उसके द्वारा होती है। इसी तरह से सिंचाई के भी विभिन्न प्रकार की तकनीकी के द्वारा सिंचाई होने लगी है। और खाद पहले गोबर और कूड़े करकट की खाद बनती थी, अब क्या होता है कि केमिकल्स और यूरिया वगैरह खाद मिला करके खाद बनने लगी, जिससे कि खेती का उत्पादन अधिक से अधिक होने लगा है। इसी तरह से उन्नत बीज का प्रयोग किया जाता है, जिससे अच्छी खेती होती है, फसल अच्छी होती है, अधिक मात्रा में होती है। यही हरित क्रांति है।